नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पलायन मामले की जांच के लिए कैराना पहुंची बीजेपी की टीम। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। महंगाई पर चिंतित वित्त मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। कमी पूरी करने के लिए म्यांमार और अफ्रीका से मंगाई जाएगी दाल। राज्यों को 10,000 टन अतिरिक्त खेप देने का फैसला। ₹2,500 में होगा 1 घंटे का हवाई सफर। नई सिविल एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी नियम हुए आसान। चार दिन तक लुढ़कने के बाद चमका शेयर बाजार। सेंसेक्स में 331 और निफ्टी में 98 अंकों की बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत। और हरारे में आखिरी वनडे में भी भारत ने लहराया परचम। जिम्बाब्वे पर 10 विकेट से शानदार जीत। 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। और आइए देखते हैं पहली खबर। पलायन मामले की जांच के लिए बीजेपी की टीम आज कैराना पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। 8 सदस्यीय टीम का कहना है कि खराब कानून व्यवस्था के चलते लोग यहां से चले गए। बीजेपी नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में हुए पलायन की पड़ताल करने के लिए बीजेपी की टीम बुधवार को कैराना पहुंची। सुरेश खन्ना की अगुवाई वाली टीम में सांसद सतपाल सिंह, राघव लखनपाल और सतीश गौतम समेत 8 सदस्य हैं। इन्होंने उन मोहल्लों का दौरा किया जहां से लोगों के पलायन का दावा किया गया है। टीम ने इसके लिए खराब कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। लैंड ऑर्डर फेल है और लैंड ऑर्डर की ही प्रॉब्लम है। कह रहा अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये घटनाएं बढ़ती नहीं, यहाँ से पलायन नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। लोग कौन पलायन कर रहे हैं, कितने मकान बिके, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन रजिस्ट्री निकाल लेगा तो पता लग जाएगा कि हिंदुओं ने कितने मकान बेचे। किसी की वो बात न करे, मुख्यमंत्री यहाँ आकर देगा। हालांकि टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं कुछ लोगों ने खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पलायन की वजह क्या है? पलायन की वजह ये है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। पहले मांगी गई, फिरौती मांगी गई या करी जो भी कहे, जो गुंडा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक वर्ग के बदमाश नहीं, यहाँ इलाका जैसा इकट्ठा है, इकट्ठी बदमाश भी है। कि ये सत्यता है कि यहाँ पर भय का वातावरण है और लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस बीच इस मामले को सामने लाने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने अब कांदला कस्बे से पलायन करने वालों की सूची जारी की है। अगर घर के 8 आदमी हैं, 7 उसने भेज दिए, एक रह रहा तो उसको रहना कहेंगे क्या? मैंने उन परिवारों को भी जानकारी जिनके बारे में कहा जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली इज गॉन फ्रॉम देयर। बीजेपी की टीम दिल्ली पहुंचकर इस मामले में रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी इलाके का दौरा करेगी। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। कैराना मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे का सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। अफवाह फैलाना, झूठ का प्रचार प्रसार करना, लोगों को भ्रमित करना और उसकी आड़ में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, ये उनका पुराना मुद्दा है। उसको उन्होंने कोशिश की है कैराना में दोहराने की। बनाई हुई सोची समझी स्कीम है और उस पर बीजेपी में खुद ही लड़ाई शुरू हो गई। कुछ कहते हैं ये सच है, कुछ कहते हैं झूठ है। और जिस एमपी ने मुद्दा उठाया वही मुद्दा आज बैक ट्रैक हो गया। पर इस मामले के अंदर ये ऐसे दिखा रहे थे बीजेपी के लोग कि जैसे कोई धार्मिक टकराव पैदा हो रहा है जिसकी वजह से विस्थापन। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री हैं, सलाहकार संपादक अमर उजाला से। विनोद जी, स्वागत है। और रवींद्र शेरवाण हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं, जो कि पिछले 2 दिन जिन्होंने कैराना का दौरा किया। रवींद्र, सबसे पहले जिस तरीके से हुकुम सिंह ने उठाया मसला और जो नाम सामने आया, आपने वहाँ पर तहकीकात की और बीजेपी के आज कुछ नेता फिर पहुँचे वहाँ पर
जो कि अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को देंगे। हकीकत जो है उन दावों से कितनी अलग, दूर या फिर पास खड़ी नजर आई जब आपने अलग अलग इलाकों का दौरा किया? जी देखिए कविंद्र, जिस जिस इलाके में हम लोग गए वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस इलाके के हालात से हम लोगों को रूबरू कराया। कुछ इलाकों में जहाँ हम गए वाकई वहाँ पर मकान खाली पड़े हुए हैं और लोगों ने वहाँ से पलायन किया है। लेकिन पलायन की जो असली वजह है वहाँ के पड़ोस के लोग जो है वो भी अलग अलग वजह बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि रंगदारी के फ़ोन जो है यहाँ कुछ लोगों को आए थे। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि बेहतर नौकरी मिलने की संभावना दूसरे प्रदेशों में थी, अपना व्यापार बढ़ाने के सिलसिले में कुछ लोग गए हैं। इसलिए अलग अलग जो वक्तव्य सुनने को मिले थे, इसलिए किसी भी एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए जांच आयोग भी जाहिर तौर पर बिठाया गया है। लेकिन जब दूसरे जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाकों में हम लोगों को जाने का मौका मिला तो वहाँ इस तरह की कोई घर हमको नहीं मिला जिन्होंने यहाँ पलायन किया हो। और लेकिन उन लोगों का मानना यही है कि लगातार जो है ये क्षेत्र भाईचारे का क्षेत्र रहा है। कैराना में कभी भी सांप्रदायिक मतभेद जो है दिखे नहीं है आज तक, बल्कि 2013 में जब दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे, जो कि शामली से जुड़ा हुआ इलाका है, तब भी यहाँ का माहौल बहुत शांत था। यहाँ कभी भी सांप्रदायिक मतभेद का मामला प्रकाश में नहीं आया। 1947 के दंगे भी जब हुए थे तब भी कैराना जो है वो क्षेत्र सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ही जाना जाता है। लेकिन इस बार जब से खास तौर पर ये सूची जारी हुई है और इस तरह की बातें सामने आई हैं तो माहौल थोड़ा सा तल्ख जरूर हुआ है। दोनों संप्रदाय के बीच थोड़ा सा मतभेद कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब जो है प्रशासन की बहुत जिम्मेदारी बन जा रही है। जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ ये मतभेदों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार अभी फिलहाल लोग हैं वो इस बात गुस्से में हैं, तेज है, कहीं ये जो प्रत्यारोप हैं और वहाँ के हालात भले ही कुछ कह रहे हों लेकिन उससे अलग पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में मशगूल दिख रही हैं। शुक्रिया आपका विनोद जी। कैराना को जिस तरीके से उठाने की कोशिश हुकुम सिंह ने की है, उन्होंने कहा कि मसला आज से नहीं, हम 2013 से उठा रहे हैं। पहले उन्होंने उठाई लिस्ट एक बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने लिस्ट को रिशेड्यूल किया, कुछ नए नाम कुछ जोड़े गए, कुछ घटाए गए। ये रिपोर्टर कह रहे थे कुछ घरों से पलायन हुआ, कुछ इलाकों से हुआ है। लेकिन असल में क्या ये कहा जाए कि मसला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है, समस्या से अलग? नहीं, पूरी तरह से राजनीतिक है। उठाया भी जब गया तो राजनीतिक रूप से ही उठाया गया। कोई देखिए, हुकुम सिंह जी उस क्षेत्र में नए नहीं हैं। हुकुम सिंह जी उस क्षेत्र से उन्होंने राजनीति शुरू की, वहीं के रहने वाले हैं और आज से नहीं, कम से कम 25-30 साल से उनकी राजनीति और ज़्यादा समय से वहीं से है। उस इलाके में वो गुजरों का और मुसलमानों का बाहुल्य इलाका है, कैराना क्षेत्र जहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हुकुम सिंह ने अचानक ये मामला उठाया है तो उसके पीछे राजनीति न हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब मुश्किल से 8-9 महीने बाकी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोबारा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक फायदा मिला था एक ध्रुवीकरण की राजनीति का, तो कहीं न कहीं एक ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करना उत्तर प्रदेश में, ये भी उसके पीछे एक उद्देश्य है। इसीलिए कैराना से पलायन का मामला जब पहली सूची जारी की गई तो सीधे सीधे कहा गया कि साहब मुसलमानों के डर से जो है ये हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं, 365 परिवार हिंदुओं के पलायन कर गए और ये दूसरा कश्मीर बन रहा है। यहाँ तक कहा गया, भाजपा नेताओं के बयान आए कि दूसरा कश्मीर बन गया। तो निश्चित रूप से अगर आप, और उसके बाद जब जांच हुई, जब मीडिया ने जाके वहाँ देखा, टेलीविजन चैनलों ने देखा, अखबारों ने देखा और रिपोर्ट्स आई, शासन ने भी देखा कि उसमें कुछ लोग 15 साल पहले चले गए थे, कुछ परिवार 5 साल पहले चले गए थे, कुछ तो ऐसे थे सूची में जो इस दुनिया से ही जा चुके हैं। जब उसकी असलियत सामने आई कि ये सब, और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सामने आया, तब हुकुम सिंह जी को स्वयं अपना बयान बदलना पड़ा कि मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान की वजह से, ये तो कानून व्यवस्था की वजह से। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा तो समझ में आता है। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ कैराना में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में है कानून व्यवस्था का मुद्दा। और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर पलायन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में और जगह से भी पलायन होना चाहिए, हो रहा होगा, उसकी भी जांच की जाए। या पता है, और पलायन का जहाँ तक सवाल है, आप कविंद्र जी आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं, गांव से आते हैं, हर गांव में ताले लटके हुए घरों में लोग नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अन्य कारणों से जमीन अपने संपत्ति विवाद में लेके, खेती बट गई, 4 भाई हैं, जोत बट गई, खेती बट गई, वहां से निकल गए लोग। तो पलायन तो गाँव में से हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। कैराना क्या आप सर्वे करा लीजिए तो सबसे ज्यादा पलायन पिछले 10 साल 15 साल में गाँव से हुए हैं। बिल्कुल, बुंदेलखंड सबसे बड़ा इलाका है, पूर्वांचल से पलायन हो रहे हैं। और दिल्ली और बंबई की आबादी जो बढ़ रही है उन पलायनों की वजह से तो बढ़ रही है, जितनी शहरों की आबादी बढ़ रही है, क्योंकि लोग आकर के अपने आसपास के शहरों में रहते हैं, वहाँ से आते हैं तो और बड़े शहरों में आ जाते हैं। तो ये एक डेमोग्राफिक एक कंपल्शन है कि लोग जा रहे हैं। हाँ, कैराना की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का एक मुद्दा है और व्यापारिक शहर रहा है, तो हो सकता है कुछ अपराधी गिरोह
हाँ, और अपराधी गिरोह ऐसे हैं कि अब मान लीजिए कोई अपराधी एक खास मजहब को मानने वाला है तो आप सबको उसमें कैसे लपेट देंगे? और अपराधी तो हर मजहब में हर तरह के हैं। तो क्या ये कहा जाए कि विनोद जी बीजेपी ने मुद्दे को तो उठाया लेकिन उस मुद्दे को गलत दिशा देने की कोशिश की, जिसके चलते शायद फायदा उतना ही नुकसान शायद ज्यादा उठाना पड़ जाए? बिल्कुल। देखिए, एक अच्छे मुद्दे को, एक सही मुद्दे को आपने गलत तरीके से और गलत दिशा में उठाया। आप अगर कानून व्यवस्था और गांव में की बदहाल स्थिति को लेकर के, रोजगार की स्थिति को लेकर के इस मुद्दे को उठाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन भी मिलता। लेकिन शुरू में जिस तरह से उन्होंने एक सांप्रदायिक रंग देकर इस मामले को उठाया तो अपने ही मुद्दे से पीछे होना पड़ा। यहां तक देखिए भाजपा अध्यक्ष तक ने इस मुद्दे पर एकदम से पहले ली और कैराना को इलाहाबाद की कार्यकारिणी में भी डिस्कस किया गया। तो कैराना, आप कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाएं, आप रोजगार को उठाएं, आप वहां की बदहाल स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है गाँव की और ग्रामीण भारत की या कस्बों की, उसको उठाएं तो समझ में आता है। लेकिन ये कहना, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, कि साहब वो हिंदुओं के डर से मुसलमान भाग रहे हैं, मुसलमानों के डर से हिंदू भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र बड़ा भाईचारे का क्षेत्र रहा है। यहाँ तो मूला जाट जो है वो मुसलमान है, मुस्लिम गुजर हैं, मुस्लिम त्यागी हैं, मुस्लिम वो हैं, उनकी एक साथ पंचायतें होती हैं, उनके बीच तमाम सारे सामाजिक सांस्कृतिक रिश्ते हैं। भाई आप उसको एकदम से ये नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें अतिवाद और जल्दबाजी की गई है। अतिवाद और जल्दबाजी की गई। बहुत शुक्रिया विनोद साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कैबिनेट ने आज नई नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दे दी। पहली बार बनी इस नीति में 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपये किराया तय किया गया है। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगेगा और इस राशि से एक फंड बनेगा। लंबे इंतजार के बाद आई नई उड्डयन नीति में छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें हवाई सेवा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने पर जोर है। साल 2022 तक भारतीय उड्डयन उद्योग को दुनिया में 3रे नंबर पर लाने की बात भी है। नई नीति को सितंबर तक लागू किए जाने की संभावना है। The commitment in the BJP manifesto of making regional connectivity a reality. So we kept it as a centerpiece and the whole policy has been worked around it. नई नीति में 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपए का अधिकतम किराया तय किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बंद पड़ी हवाई पट्टियों को 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर फिर से शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में हवाई सेवा शुरू करने पर 1 साल तक कम सेवा कर लगेगा। वहीं एयरपोर्ट रॉयल्टी और अतिरिक्त शुल्कों में 5 साल तक छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 5 साल के अनुभव का नियम खत्म कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक फंड बनेगा और इसके लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगेगा। 1 घंटे की टिकटिंग की 2500 है। अगर फ्लाइंग टाइम आधा घंटे है तो ये 1250 रुपए होगा। किसी भी कीमत पर वर्तमान व्यवस्था में 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम में 2500 से 2600 रुपए नहीं होगा और जिसमें एक कनेक्टिंग रूट जहां पर ये जाएगा वह टायर 2 सिटी होना जरूरी है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने नई नीति का स्वागत किया है। छोटे हवाई अड्डों पर अगर यह सेवाएं शुरू होगी, जब भी होंगी, तब उसमें 2500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से उसमें किराए की एक बंधन रहेगी, सीमा रहेगी। ये नई पॉलिसी का एक पहलू है। लेकिन वर्तमान जो आज जहां पर हवाई सेवाएं हैं उसमें अगर कोई सोच रहा है कि 2500 रुपया घंटा उसमें लगेगा तो ये शायद ठीक समझ नहीं है। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले 20 महीने से लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में इसमें 21.8% की बढ़ोतरी हुई। नई उड्डयन नीति का मसौदा पिछले साल अक्टूबर में जारी हुआ था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी बैंकों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। SBI के 5 सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। स्टेट बैंक की चेयरमैन
अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि विलय से सबको फायदा होगा। इससे सीबीआई का नेटवर्क और पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल दुनिया के चोटी के 50 बैंकों में एक भी भारतीय बैंक नहीं है। माना जा रहा है कि इस विलय के बाद स्टेट बैंक दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार हो जाएगा। सरकार महंगाई पर काबू पाने और बाजार में खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने की तैयारी में है और इसके लिए दूसरे देशों से आयात को बढ़ावा दिया जाएगा। बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार म्यांमार और अफ्रीका से 62,000 टन दाल खरीदेगी। बुधवार को वित्त मंत्री केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की और महंगाई को काबू करने पर चर्चा हुई। सरकार ने मोबाइल वैन के जरिए दाल लोगों तक सस्ती दरों पर पहुंचाने का फैसला किया है। खाने पीने की चीजों के लगातार बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जरूरी चीजों के दाम काबू में रखने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि लोगों को सस्ती दाल मुहैया कराने के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी। वहीं दूसरे देशों से दालें खरीदने के लिए भी सरकार काम कर रही है। सरकार जो है ये मूल्य वृद्धि को लेकर के काफी सीरियस है और हम हर तरह से, चाहे जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हो, चाहे आयात निर्यात का मामला हो, इंपोर्ट का मामला हो। बाजार में अभी दाल 170 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। वहीं टमाटर भी 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। कहीं कहीं तो ये 100 रुपए किलो को भी पार कर चुका है। दरअसल खुदरा महंगाई अभी 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही है। वहीं थोक महंगाई भी मार्च के मुकाबले बढ़ गई है। मार्च में ये आंकड़ा -0.45% था, जो मई में 0.79% पर पहुंच गया। यही हाल सब्जियों का भी है। अप्रैल के 2.21% के मुकाबले ये दर मई में 12.94% हो गई। आंकड़ों के मुताबिक सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अभी 7.88% है, जो अप्रैल में 4.23% थी। आम आदमी की जेब पर बढ़ते दबाव ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। पिछले 2 साल के मैक्सिमम पे पहुंच गई, सर्वाधिक पे पहुंच गई है। अब मोदी जी, आपकी सरकार हमें जवाब दे कि आपकी सरकार में आम आदमी को जीने का हक नहीं रह गया है। टमाटर के भाव 80 रुपए चले गए, सब्जी के भाव कहाँ जा रहे हैं, खाने की चीजें इतनी महंगी होती चली है, आम आदमी का जीना दूभर है। जानकारों का कहना है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी और महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि मौसम विभाग इस बार मॉनसून के अच्छे प्रदर्शन का अनुमान जता चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इससे महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी। बढ़ती महंगाई दर के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 7 को हुई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ब्याज दरों में कटौती नहीं की थी। साथ ही ये उम्मीद जताई थी कि अच्छे मॉनसून और अच्छे फूड मैनेजमेंट से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अब जहां थोक और खुदरा महंगाई दर दोनों में ही बढ़त दर्ज की गई है, ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दिल्ली से कैमरामैन डी के पांडे के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। कल एक धार्मिक स्थान के कथित अपमान के बाद शहर में हिंसा शुरू हो गई थी। आज भी कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि धारा 144 नहीं लगाई गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने जम्मू पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली। जम्मू विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के मुस्लिमों को अलग थलग करने की साजिश के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। Jammu is a place where we have equal majority of Muslims and Hindus living together for such a long time, and also the Jammu province Muslims have never been a part and parcel of the separatist ideologies. राजधानी में बिजली संकट को लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने रिलायंस एडी की चेयरमैन अनिल अंबानी को रोडमैप के साथ तलब किया है। इस मुद्दे पर विपक्ष केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस चिट्ठी में रिलायंस एडी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को लिखा है कि बीएसईएस को 2002 में दिल्ली के 2/3 इलाकों में बिजली वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। उम्मीद थी कि वो बिजली के दाम में कमी लाएंगे, लेकिन कंपनी बेहतर बिजली व्यवस्था देने में नाकाम रही है।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने चिट्ठी में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और अनिल अंबानी को अगले हफ्ते एक रोड मैप के साथ तलब किया है। जिसको जिम्मेदारी दी गई है, आज से 14 साल पहले प्राइवेटाइज किया गया था दिल्ली की बिजली व्यवस्था को, और ये सोच के किया गया था कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दिल्ली के पूरे सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, यहाँ पे कभी बिजली जाएगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लगता नहीं हमारे को। इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए थी उस तरह की लग नहीं रही है। अगर इनके लोकल फॉल्ट्स बार बार हो रहे हैं, दिल्ली में अगर बिजली की कमी होती तो मान लेते कि बिजली की कमी है इसलिए बिजली नहीं है। अगर बिजली की कमी नहीं है, बिजली ज़्यादा है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली अवेलेबल है, उसके बावजूद भी लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली की तार जल गई जी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया जी, और रोज़ हमारे को शिकायतें आती हैं, तो उसको देखना होगा। वहीं विपक्ष इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है। अब लगभग गर्मी अब खत्म होने वाली है। समर प्लान आपको जनवरी फरवरी में तैयार करना था। बिजली की समस्या जो होती है, पीक डिमांड जो होती है, मई एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में होती है। आपने उसके लिए तो कुछ किया नहीं। अब ये लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत सजग हैं और दिल्ली वालों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए आपने एक फरमान जारी कर दिया और मालिक को बुला लिया। सरकार का मकसद ये होता है कि सिटीजन्स को बिजली मिले, सही दाम पे मिले और कटौती ना हो। आजकल तो कटौती इतनी ज्यादा हो रही है, तो जब कुछ गड़बड़ होती है तो दूसरे पर डाल दे। BSES फिलहाल राजधानी में करीब 37 लाख घरों तक बिजली पहुंचाता है। गर्मी में बिजली की मांग करें तो 20 मई 2016 को ये रिकॉर्ड 6,188 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो साल 2015 के मई महीने के तीसरे हफ्ते से 23% ज्यादा थी। वहीं साल 2014 में इसी समय ये मांग 4,512 मेगावाट थी। हाल में दिल्ली में बिजली कटौती पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देने को कहा था। बिजली की समस्या से दो चार हो रहे दिल्ली वासियों को सरकार की तरफ से तो कोई राहत मिलती दिख नहीं रही। आधी गर्मियां बीत जाने के बाद जब सरकार की आंख खुली तो सरकार ने इन निजी कंपनियों से एक नया रोड मैप भी मांग लिया। अब ऐसा लगता है कि सरकार अपनी खामियों को दुरुस्त करने की जगह इसका ठेकरा इन निजी कंपनियों पर थोपना चाहती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत को विशेष दर्जा देने वाले बिल को अमेरिकी सीनेट ने नामंजूर कर दिया है। बिल में भारत को वैश्विक रणनीतिक और रक्षा साझेदार मानने का प्रावधान था। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैकेन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन पेश किया था। जॉन ने अपने संशोधन में बताया था कि भारत और अमेरिका पिछले 20 वर्षों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लिहाजा भारत को विशेष सहयोगी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा संशोधन में आधुनिक तकनीक, भारतीय सेना को विशेष ट्रेनिंग और आपदा में मदद जैसे मुद्दे भी शामिल थे। शेयर बाजार में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 331 अंक की बढ़त के साथ 26,726 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 97 अंक की बढ़त के साथ 8,200 के स्तर पर पहुंचा। पिछले 4 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद यह पहली बढ़त है। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 26,500 अंक पर खुला और पूरे कारोबार के दौरान तेजी रही। वहीं निफ्टी एक वक्त पर 8,213 अंक पर पहुंचा था। नई नागर विमानन नीति को मंजूरी मिलने के बाद विमानन कंपनियों के शेयरों में आज मजबूती दिखी। भारत ने जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली है। हरारे में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से मात दी। भारत के सलामी बल्लेबाज KL राहुल और फैज फजल जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर हावी रहे, जिसकी बदौलत टीम ने 28 ओवर रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। राहुल ने 63 जबकि फैज ने 55 रन बनाए। वहीं टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम महज 42.2 ओवर में 123 रन पर ही सिमट गई। टीम की ओर से वूसी सबांडा ने सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए और 22 रन देकर 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और आखिर में कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। पुलिस ने मथुरा हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक चंदन बोस को उत्तर प्रदेश के बस्ती से गिरफ्तार किया है। रामरक्ष यादव का मुख्य साथी चंदन जवाहर बाग कांड के बाद से फरार था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी को भी मार गिराया।
मेघालय में मंगलवार देर रात हुए एक भीषण बस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त ये बस सिलचर से गुवाहाटी जा रही थी। बिहार टॉपर मामले में लोअर कोर्ट ने बिहार स्कूल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर सिन्हा और उनकी पत्नी और पूर्व जेडीयू विधायक उषा सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इससे पहले उषा सिंह को मंगलवार को महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से हटा दिया गया था। बिहार में पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 15 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परिवहन मंत्री चंद्रिका राय ने कहा कि पुराने वाहनों के 85,000 से अधिक परमिट रद्द किए गए हैं। फिल्म उड़ता पंजाब पर बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक के साथ साथ जल्द सुनवाई की मांग की है। उड़ता पंजाब फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज हो रही है। नीलगाय, बंदर और जंगली सूअरों को हिंसक जानवर घोषित करने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। पर्यावरण मंत्रालय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार में इन जानवरों को हिंसक घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश का शामली जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल हो सकता है। शामली जिला प्रशासन की मांग के बाद राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। शामली हरियाणा के करनाल और पानीपत जिलों के बीच में स्थित है। मुंबई के थाने में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई। जिले के कलेक्ट्रेट महेंद्र कल्याणकर ने बताया कि सरकारी अधिकारियों ने करीब 2000 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को अपनाया है। ये अधिकारी सीधे तौर पर स्कूलों से जुड़े रहेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद बनती है। मध्य प्रदेश के माताघाट गांव में नक्सलियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के वन विभाग की एक अधिकारी के साथ झड़प हुई। पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों ने आगजनी की कई वारदातें की।